हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवम क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम क्लास 12th का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसे हम वन शॉट में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं दोस्त। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जुड़ जाइए हमारे साथ और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू। वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण, ये वस्तु का गुण है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक। किसी वस्तु का, एक वस्तु के अंदर में एक गुण होता है, जैसे पेन हो गया, ये वस्तु है, इसके अंदर एक गुण है, इसके अंदर एक गुण है, ये चलता है, ठीक, ये लिखने का काम आता है, इसका गुण है ना। इसी प्रकार किसी वस्तु का गुण है कुछ, वह गुण जिसके कारण कोई किसी अन्य वस्तु को, मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पर आया, इससे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव, प्रतिकर्षण मतलब दूर चली जाए या फिर आकर्षण, आकर्षित होकर चिपक जाए, इससे अनुभव करते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करते हैं दूसरे वस्तु को, तो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। उस गुण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक। अब देखिए, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, ठीक। वैद्युत आवेश Q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश जो होता है इसे स्मॉल Q या कैपिटल Q किसी भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, Q। और इसका याशाई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। इसका याशाई मात्रक, याशाई मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मात्रक है उसका कूलाम होता है, ठीक। और देखिए इसका प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश का प्रकार कितना होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पेन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये आएगा तो ऐसे चिपक जाएगा। और अगर निगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव है, इस पर भी अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये प्रतिकर्षित होगा। यानी कि सजातीय आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। वैद्युत आवेश का एक और सूत्र संबंधित परिभाषा क्या है? सूत्र, धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश, धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। ये बहुत पहले ही आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, ठीक। तो देखिए, वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। और धारा और समय के गुणनफल, धारा क्या होगा? I से प्रदर्शित करते हैं। समय क्या होता है? T से प्रदर्शित करते हैं। I इंटू टी बराबर Q, ये हो गया वैद्युत आवेश। अब इसका मात्रक हम देख सकते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक यहाँ से देखिए, I का मात्रक क्या होता है? I का मात्रक यानी कि धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आई जहाँ धारा है, आई धारा है, और टी क्या है? समय है, समय है, ठीक। आई धारा, टी समय। और इसका मात्रक पूछता है तो मात्रक लिख लीजिए यहाँ से। मात्रक होता है आई का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और टी का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। क्यू बराबर, इसका आवेश का मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। या आवेश का मात्रक हमने पहले आपको बताया है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है।
आवेश का मात्रक, इसे प्रदर्शित करते हैं। कूलाम भी होता है और एम्पियर सेकेंड भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 2 मात्रक हो गया। और यहाँ से देखिए ये एक वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसकी बीमा पूछता है। बीमा क्या होता है? क्लास 11 में आप लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। बीमा यानी कि बीमा जैसे होता है, आवेश का मतलब होता है कूलाम और इसकी बीमा AT होता है। इसे याद रखिएगा, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं AT। ठीक, इसकी बीमा हो गई। एक कूलाम की परिभाषा देख लेते हैं। एक कूलाम की परिभाषा क्या है? एक कूलाम की परिभाषा, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है तो 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही। 1 एम्पीयर की धारा I का मान जो हो गया, I का मान 1 हो गया, 1 एम्पीयर, और 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो गया। टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड हो गया तक प्रवाहित करे तो बहने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। जो आवेश बहेगा 1 कूलाम बहेगा। ठीक, एक आवेश की परिभाषा हो गई। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो देखिए इतना हमने आपको अभी बताया, Q बराबर IT होता है। IT जब 1 सेकेंड ये भी हो जाएगा, I 1 एम्पीयर हो जाएगा और धारा भी 1 सेकेंड हो जाएगा। तो Q बराबर 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 × 1, Q बराबर 1 कूलाम इतना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक, यही इसकी परिभाषा हो गई। तो देखिए इसका सूत्र भी होता है, जैसे कि पूछ लेता है 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो पहले ये जानिए, एक सूत्र होता है Q बराबर NE, ये भी होता है, अभी आगे बताएंगे। अभी जो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही पूछता है। तो यहाँ से देखिए A इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 1 के पूरा के भाग हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर 1 कूलाम। 1 कूलाम पर इतना इलेक्ट्रॉन होगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे दोस्त, तो ऐसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से 1 0 हटाएंगे तो यहाँ ये नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 1 दशमलव हटाएँ तो 1 0 बढ़ा, फिर पुनः × 10⁻⁻19 है, प्लस 19 है, 18 ही केवल लिख के यहाँ 100 लिख दीजिए। ऐसे करके 16 बटा के पूरा 16 बराबर 1 कूलाम। 16 ये दशमलव हटाए हैं तो 1 0 बढ़ाएँ। ठीक, और यहाँ से इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन आएगा 1 कूलाम आवेश पर। 1 कूलाम आवेश पर इतना इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बार बार पूछा गया है दोस्त, इतना कि 1 कूलाम की परिभाषा बताइए और 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये समझ में आया आप सभी को। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसका पहला देखिए मूलभूत गुणधर्म ये है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुणधर्म। 4 गुणधर्म पढ़ना है इसमें। एक है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का, और एक वैद्युत आवेशों की योज्यता का नियम, और दूसरा आवेश संरक्षण का नियम, और तीसरा क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण, चौथा। ठीक, इसी तरह 4 पढ़ना है। तो चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम अच्छे समझ में आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम हैं तो टेंशन किस बात की है। चलो स्टार्ट करते हैं।
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। देखिए, पहले सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, सजातीय मतलब समान आवेश। समान आवेश क्या होता है, जैसे मान लीजिए Q1 Q है और ये भी Q है और दोनों सजातीय मतलब समान हो दोनों, यानी ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों अगर है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाएंगे। ठीक, इन लोगों में लव नहीं होता है। लव क्या होगा, देखो बता दें, लड़का लड़की रहेगा तभी लव होगा, और लड़की और लड़की लव कर सकता है, लड़का लड़का लव कर सकता है नहीं, इसलिए लड़का लड़की लव करते हैं। ठीक, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश जैसे यहाँ -Q भी रहेगा तो भी प्रतिकर्षित करेगा, -Q रहेगा तो भी प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, और विजातीय आवेश जो होते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय मतलब विपरीत आवेश। विपरीत आवेश क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव को Q हो गया, ये नेगेटिव Q हो गया, या हाँ, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, यहाँ पर आकर मिल जाएंगे, आकर्षित करेंगे मतलब लव करेंगे। ठीक, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विसमान आवेश मतलब समान जो न हो, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए दूसरा, वैद्युत आवेशों की योज्यता का नियम। वैद्युत आवेशों की योज्यता का नियम क्या है, देखो, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो, किसी निकाय मान लीजिए ये कोई निकाय है, निकाय मान लीजिए। ठीक, एक कोई निकाय है, कुल वैद्युत आवेश इस पर मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Qn तक है। ठीक, इतना आवेश है, बहुत सारे आवेश हैं। तो किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों के मतलब भिन्न भिन्न अवयवी एक कण पर कणों से मिलकर बना है, जैसे N1 N2 N3 इन कणों से मिलकर बना है कोई निकाय, तो उसका विभिन्न कणों का आवेश मान लीजिए N1 पर Q1 आवेश है और N2 पर Q2 आवेश है, N3 पर Q3 आवेश है। इसी प्रकार Nn पर Qn आवेश है। ठीक, इसी प्रकार तो कुल आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए इसका कुल आवेश कैपिटल Q है, निकाय का कुल आवेश कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn तक। ठीक, इसका कुल आवेश हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ये समझ में आया सभी लोग को, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn मतलब जितना भी उस पर कण होंगे उसके भिन्न भिन्न आवेश, मतलब एक कण पर जितना आवेश होगा उसका योग, दूसरे कण पर जितना आवेश होगा उसका योग, तो ऐसे कुल सभी का योग करेंगे तो पूरे निकाय का कुल योग के बराबर होगा। पूरा आवेश निकाय का जो आवेश होगा उसके बराबर होगा। ठीक, समझ में आया। आवेश संरक्षण का नियम देखिए, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे आप लोग। द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश जैसे है, इस पर मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है, इस पर पॉजिटिव आवेश है, इस पर निगेटिव आवेश है, तो इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे ऐसे लगाएंगे
तो ये दोनों उदासीन बना लेंगे। ठीक, इसका पॉजिटिव इसमें जाएगा, इसका नेगेटिव इसमें आएगा। ठीक, तो दोनों मिलकर उदासीन बन जाएगा। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसे रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, न ही आवेश को बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण क्या होता है? क्वांटमीकरण देखिए प्रकृति में, इसे जाने दीजिए। अभी यहाँ होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE, जहाँ Q आवेश है, आवेश, और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब कणों की संख्या है। संख्या N आवेश है, Q N है संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, उस पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, नोट कर लीजिएगा आप लोग। Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE। देखिए जो ये N है जो वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा, जैसे N बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और N बराबर 1.5, 1.6, दशमलव में, डेसिमल में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, बाकी सब हो सकता है। यहाँ देखिए प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में, वही आवेश जो है वो सदैव निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में है। पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण के रूप में है, 1, 2, 3 हो सकता है, न कि 1.5, 1.6, 1 कुछ भी दशमलव में, डेसिमल में नहीं हो सकता है, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। प्रकृति में आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्वांटमीकरण अथवा परमाणुकता भी इसे ही कहते हैं। क्वांटमीकरण को ही आवेशों का परमाणुकता कहते हैं। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी वैद्युत आवेश, देखिए किसी वैद्युत आवेश तथा आवेश समूह, वैद्युत आवेश है या आवेश समूह, यहाँ पर या आवेश समूह, कोई वैद्युत आवेश है या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल, चारों ओर का वह क्षेत्र, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। पहले देखिए कोई मान लीजिए +Q आवेश है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को लेकर आएंगे। अन्य आवेश मतलब मान लीजिए -Q को लेकर आते हैं ऐसे, तो ये आकर्षित कर लेगा, क्योंकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये आकर्षित कर लेगा। यही +Q आवेश इधर से लेकर आएंगे, +Q आवेश, तो ये सजातीय हो जाएगा, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेगा। ठीक है, इसलिए तो इसी के चारों ओर का वही क्षेत्र है जो जिस क्षेत्र में हम इस बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, वो वही क्षेत्र होता है। जहाँ तक जाएंगे वही क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत बल क्षेत्र कहलाएगा या वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं ऐसे ऐसे, तो वैसे वैसे बल का अनुभव कम होने लगता है। एकदम पास में रहेंगे तो बल बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर इतना दूरी, कुछ दूरी पर जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे इसका बल एकदम नगण्य हो जाएगा। ठीक,
आई होप क्लियर रूप से समझ। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल क्षेत्र एक ही है दोनों। ठीक, चलिए वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो वैद्युत बल रेखाएं, पहले वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। यहाँ एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वैद्युत बल रेखा का एक गुणधर्म होगा, काल्पनिक है, जिसकी कल्पना कर सकते हैं, केवल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, निष्कोण है। निष्कोण मतलब कोई भी कोण नहीं बनता है। वक्र मतलब वक्र कैसा भी, रेखा भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हिपरबोला हो सकता है, वृत्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। स्वतंत्र भी हो और पृथक्कृत हो, सबसे अलग हो, स्वतंत्र हो और अलग हो। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्पर्श धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को निरूपित करता है। चलिए देखते हैं वैद्युत बल रेखा क्या होता है। यह तो पहले धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर, मान लीजिए यहाँ पर धन आवेश रखा है Q, यहाँ पे ऋण आवेश रखा है Q, विपरीत है, समान आवेश है परंतु विपरीत है। धन आवेश से ऐसे चलेगा, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगा, धन आवेश पर चल से ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे जाएंगे। ठीक, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। तो वैद्युत बल क्षेत्र खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र है। ये जो काल्पनिक होता है, ये ऐसे खींचा नहीं जाता है, खींचा जो गया है यही काल्पनिक है, इसे केवल कल्पना करे हैं, ये वास्तविक में नहीं होता है। ठीक, निष्कोण वक्र है, बिना किसी कोण पर। देखिए इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है, ऐसे निष्कोण है, बिना किसी कोण पर खींचा गया। जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत आवेश चलता है, यहाँ से यहाँ तक स्वतंत्र पृथक्कृत आवेश यहाँ से यहाँ चलता है या फिर यहाँ से यहाँ चलता है। ठीक, स्वतंत्र पृथक्कृत आवेश धनावेश चलता है, धनावेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा, केवल धनावेश चलता है। वैद्युत बल क्षेत्र के किसी वैद्युत बल क्षेत्र यहाँ तक है, मान लीजिए इसका यहाँ तक है, यहाँ तक है, ऐसे यहाँ तक, तो इस पर खींचा गया कोई स्पर्श रेखा, स्पर्श करता हुआ कोई रेखा खींच दें, तो उस बल पर, उस आवेश पर, इस पर जो धन आवेश चल रहा है, इस पर धन आवेश चलने वाले की बल की दिशा बताएगा, किधर से किधर बल लगेगा वही दिशा बताएगा। अगर स्पर्श रेखा खींच दे एक, तो वही दिशा बताएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है, निरूपित करता है। ठीक, आई होप क्लियर रूप से समझ में आया होगा। इसका गुणधर्म देखते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म क्या है? गुण, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। हमने अभी अब पहले ही बता चुका हूँ कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैसे ही देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सभी काल्पनिक रेखाएं चलेंगी। काल्पनिक है, निष्कोण है, काल्पनिक रेखा है, निष्कोण वक्र है, निष्कोण वक्र है, और फिर इस पर हम किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच दें तो उस पर चलने वाली धन आवेश जो चलता है उस पे लगने वाली बल की दिशा को बताएगा। ठीक, इतना गुण हो गया। 3-4 गुण तो ऐसे ही बता चुके हैं। देखिए और कौन सा गुण है। दूसरा गुण देखिए, कोई भी दो रेखाएं स्पर्श
परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि स्पर्श नहीं करती है एक दूसरे को। कोई भी रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी। यहाँ पर बताया था मैंने कि देखिए यहाँ पर कोई भी रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, यहाँ से ऐसे चलेंगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को भी कभी भी स्पर्श नहीं करेंगी। यदि मान लीजिए स्पर्श कर रही हैं तो स्पर्श करते हैं तो उस पर दो बल क्षेत्र प्राप्त होगा। दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी ऐसे ऐसे। मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श करती हुई एक रेखा आ रही है तो इस पर दो बल रेखाएं खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखा खींच जाएगी तो दो बल क्षेत्र का होगा। इसमें बल की दिशा दो हो जाएगी, जो कि असंभव है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि कोई भी दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर दो बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। देखिए दो कभी मान लीजिए स्पर्श कर रही हैं, कभी भी स्पर्श नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर स्पर्श कर रही हैं कोई दो रेखाएं मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श कर रही हैं, यहाँ पर स्पर्श कर रही हैं तो इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि दो बल दिशा बताएंगी, दो बल दिशा को बताएंगी, जो कि असंभव है। दो बल की दिशा हो सकती है, बल की दिशा एक ही होगी, तो दो बल की दिशा असंभव है, इसलिए ये गलत हो गया। केवल हमें दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को स्पर्श कभी भी कर ही नहीं सकती हैं। ठीक, क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरा, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ये रेखाएं जो होती हैं स्पर्श रेखा नहीं, किसका गुणधर्म पढ़ रहे हैं दोस्त? पढ़ रहे हैं वैद्युत बल रेखा का गुणधर्म। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न, कम से कम लंबाई होने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण इसी कारण होता है विपरीत आवेश में, जो बताया था विपरीत आवेश रहेंगे ए प्लस ए माइनस, तो इसमें आकर्षण होगा। इसी कारण ये लंबाई की लंबवत दिशा में डोरी लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करेंगी, इसलिए इसमें प्यार होगा, तो ये आकर्षण करेंगे। ठीक, और ये देखिए लास्ट है, ये रेखाएं मतलब वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। क्या? लंबाई की लंबवत दिशा में देखिए एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। मान लीजिए यहाँ धन आवेश है, यहाँ ऋण आवेश है, ये लंबाई है इनकी, और लंबवत दिशा यहाँ पर है, ऐसे लंबवत दिशा। तो ये लंबवत दिशा में जो है कि एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी, लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी, जिससे ये प्लस क्यू आवश्यक है, जिससे कि इस पर जो होगा प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षण होगा समान आवेश में, क्योंकि लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी। ठीक है, कारण कूलाम का नियम, कूलाम ने अपना नियम प्रतिपादित किया था कि क्या होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी दो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी दो बिंदु आवेश के कारण उस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो सकता है? आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के
के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यहाँ से माने कि कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक, अभी समझ में आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित किसी दो बिंदु आवेश देखिए प्लस क्यू एक ले लेते हैं, एक माइनस क्यू ले लेते हैं, आवेश रखा है। उसके कारण उस पर लगने वाला वैद्युत बल जो लगेगा एफ, बल को एफ से निरूपित करते हैं। आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। इन दोनों आवेश के गुणनफल के मान लीजिए ये आर दूरी पर स्थित है। ठीक, आर दूरी पर स्थित है, इनके बीच की दूरी आर है। तो उन पर लगने वाला आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों गुणनफल के Q1 इंटू Q2, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है। ठीक, उनके आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती इतना होता है, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी कितना है, आर है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से दो इक्वेशन बन गया, 1 2। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या हो जाएगा, एफ अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा के आर स्क्वायर। ठीक, अब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, नियतांक की। तो बराबर करेंगे, नियतांक माना k है, Q1 इंटू Q2 बटा के आर स्क्वायर, जहाँ k बराबर नियतांक और k का मान कितना होता है, k का मान होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना मान होता है। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, 4 पाई तो पाई का मान 22/60 या 3.14 होता है। 4 तो एक नंबर ही है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, अब देखिए k का मान इसमें रख दीजिए, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा के आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। यही हमारा दो बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल है। ठीक है, ये है। तो अब निर्वात की, इसका मात्रक भी पूछ लेता है, तो मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, यहाँ सीधा डायरेक्ट न्यूटन भी हो सकता है, या फिर कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कुलाम का स्क्वायर, Q1 और Q2 है, कुलाम का स्क्वायर बटा के आर दूरी है, आर दूरी है तो मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाए, इसका मात्रक हो जाएगा। और यहाँ से न्यूटन भी हो सकता है, न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक पूछ लेता है, तो हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ आ जाएगा, ये इधर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो Q1 इंटू Q2 बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका मात्रक कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन, एफ का मात्रक है न्यूटन, पाई का मात्रक होता नहीं है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर।
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में पूछता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसका एप्सिलॉन नॉट का मान भी पूछ लेता है कभी कभी। एप्सिलॉन के का भी मान पूछता है। के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना होता है के का मान। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, जिसे कंडक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। चालक जानेंगे क्या होता है आसानी, एकदम सरल से सरल शब्दों में। ठीक, वे पदार्थ जो अपने भीतर से आवेश को आसानी से प्रवाहित होने दे, अर्थात आवेश का आदान प्रदान कर सके, चालक कहलाता है। देखिए दोस्त, हमने आपको आवेश बताया था। आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का एक गुण है। ठीक, तो इसमें चालक में वे पदार्थ जो अपने भीतर से आवेश को आसानी से प्रवाहित होने दे, उनके भीतर से आवेश प्रवाहित होकर चल सके दोस्त, तो उसे क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। चालक में एग्जाम्पल में क्या है? सभी धातुएं जो है दोस्तों, सभी धातुएं हमारे चालक का कार्य करती हैं। उसमें से आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है। विद्युत का प्रवाह दोस्त, आवेश या विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। सभी धातुएं चालक कहलाती हैं। और सभी सजीवों में भी चालन का कार्य होता है, चालक का कार्य करते हैं सभी सजीव। पृथ्वी में भी कुछ विद्युत का गुण होता है। ठीक, मनुष्य हमारे सभी सजीव में आ जाएंगे, मनुष्य पशु सभी सजीव में आ जाएंगे। ठीक, विद्युत रोधी देखें क्या होता है? विद्युत रोधी सेम इंसुलेटर विद्युत रोधी वे पदार्थ जो अपने भीतर से आवेश को प्रवाहित न कर सके, विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी या अचालक या कुचालक किसी को कहते हैं दोस्त। ठीक, वे पदार्थ जो अपने भीतर से आवेश को प्रवाहित नहीं कर सके, विद्युत रोधी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमारा प्लास्टिक, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह एकदम नहीं होता है, तो क्या कहलाता है? विद्युत रोधी कहलाता है। कांच हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? हमारे विद्युत रोधी है। और देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें देखिए दोस्त, पहले सभी धातुओं में चालक का कार्य किस प्रकार होता है? सभी धातुएं सभी धातुएं जो होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश का प्रवाह होता है सभी धातुओं में। ठीक, सभी धातुओं में किसके द्वारा आवेश का प्रवाह होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और देखिए यहाँ वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो बराबर हैं और विपरीत प्रकार के हैं। वह वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। बराबर है, क्यू दोनों बराबर है परंतु विपरीत प्रकार के हैं। ठीक,
उनकी दिशा विपरीत है। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से मान लीजिए ये एक दूसरे से इसका मध्य बिंदु मानते हैं, मध्य बिंदु से दूरी को मध्य बिंदु से इधर यल मानते हैं दूरी, इधर यल मान लीजिए ये 2l दूरी पर स्थित है। 2l एक पूरी दूरी क्या हो गई दोस्त 2l, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यही हो जाएगा दोस्त, दो प्रकार विपरीत आवेश, समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी यहाँ पर क्या होती है 2l, मध्य बिंदु से मानते हैं इसलिए 2l अल्प दूरी हो जाएगी। और देखिए वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल परीक्षा में लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा दोस्त। वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल HCl हो गया, H2O हो गया, HBr हो गया, ये समय हमारा वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को किसी एक, इसमें से देखिए वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश ले लीजिए, प्लस Q ले लीजिए या माइनस Q, एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है 2l, उनके गुणनफल को क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो देखिए यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रेजेंट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं दोस्त। P बराबर क्या हो गया Q, किसी आवेश की बीच की दूरी, किसी आवेश हो गया ये, आवेश के बीच की दूरी 2l, आवेश हो गया Q, उनके बीच की दूरी 2l, तो क्या हो गया P बराबर Q इंटू 2l। ये क्या है, इसका सूत्र हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए राशि, ये कौन सी राशि है दोस्त, ये कौन सी राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो हम आपको बता दें ये एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए यहाँ से Q इंटू 2l, Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, कूलाम को C से 2l क्या है दूरी है, कूलाम मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर, ये क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा, यहाँ से कूलाम मीटर। और देखिए इसकी बीमा निकालने के लिए कूलाम का बीमा कितना होता है, कूलाम का होता है 80, आवेश की बीमा होता है 80। मीटर का क्या होता है, मीटर का होता है l, दूरी लंबाई क्या होता है l। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 80 LAT, ये क्या हो जाएगा इसका बीमा हो जाएगा। आई होप दोस्त इतना समझ में आया होगा। देखें अगला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ से देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र प्राप्त करना है, निगमन करना है दोस्त। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसे इतना सरल भाषा में बताएंगे कि एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किस समान आवेश परंतु विपरीत प्रकार के।
प्लस क्यूब, यहाँ माइनस क्यूब ले लीजिए, ठीक। इधर प्लस लीजिए, इधर माइनस लीजिए, आसानी होगा। फिर ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। यहाँ से कुछ बिंदु पर P, कुछ दूरी पर P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। अच्छी स्थिति में देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में अक्ष पर है, अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, ठीक। तो हम इसका लंबाई 2L ले लेते हैं। L है A भी L है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से मापेंगे यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, देखिए L यक्ष दूरी पर मान लीजिए, माना यक्ष दूरी पर P बिंदु है, मध्य बिंदु से यक्ष दूरी पर P बिंदु स्थित है। मध्य बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P दूरी पर एक यक्ष दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है। अब यहाँ से दूरी बना लीजिए दोस्त, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, पहले यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी यक्स प्लस यल, यक्स प्लस यल। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक यक्स माइनस यल। देखिए यक्स इतना है, पूरा इतना निकाल देंगे ऐसे तो यक्स माइनस यल हो जाएगा, ठीक। तो देखेंगे अभी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यूब आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने तीव्रता का सूत्र नहीं बताया है। तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R माइनस L का होल स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R का होल स्क्वायर होता है, उनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यक्स माइनस यल, प्लस क्यू कारण यक्स माइनस यल दूरी है, ठीक। यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ देखिए इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यूब आवेश के कारण सेम उसी प्रकार लिखा जाएगा दोस्त, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये भी इसी प्रकार E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, देखिए माइनस क्यू के कारण कितना है दूरी, यक्स प्लस यल है, यक्स प्लस यल का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को जोड़ दीजिए, ये E2 है, ये E1 है, ठीक। E बराबर E1 प्लस E2, यहाँ से देखिए दोनों जोड़ देंगे, यहाँ से लिख लीजिए दोनों। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/X माइनस L का होल स्क्वायर था, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/X प्लस L का होल स्क्वायर था, ठीक। यहाँ तक था। तो यहाँ से देखिए ये दोनों सेम है, Q भी सेम है, दोनों तरफ कॉमन ले लीजिए। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/X माइनस L का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/X प्लस L का होल स्क्वायर। इसे सिंपली सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए जैसे जोड़ा जाता है।
क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यक्स प्लस यल का होल स्क्वायर प्लस माइनस यल का होल स्क्वायर बटा के यक्स ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो यक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे तोड़ दीजिए दोस्त, इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2xl प्लस यक्स स्क्वायर माइन प्लस यल स्क्वायर माइनस 2xl इतना लिख देंगे ऐसे। देखिए माइनस क्यू के कारण यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस सभी जगह हो जाएगा, तो माइनस का गुणा करेंगे ए माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा। अभी देखिए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए जो जो कट रहा है ए माइनस ए प्लस ए माइनस कट गया, ए 2xl प्लस 2xl 4xl बन जाएगा अपान यक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर इतना बन जाएगा, इतना बन गया। अभी देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ही कर लेते हैं, यहाँ से 4 को 2 इंटू टी लिख सकते हैं, 2xl लिख दें इंटू 2 लिख दें अपान 4xl इंटू 2ql। अब देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2x इंटू 2ql अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 2ql कितना बराबर p होता है, अभी हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2x इंटू p अपान यक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ये दूरी मान लीजिए कि यक्स की तुलना में यल बहुत छोटी है, यक्स की तुलना में यल बहुत छोटी है, यक्स ग्रेटर देन यल, तो यक्स स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा यल स्क्वायर से, इसलिए यल को निगलेक्ट कर देते हैं, यल को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x इंटू पी, यहाँ पर देखिए 2x इंटू पी और अपान में यक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए सिंपली एक यक्स से काट दीजिए, बच क्या रहा है, देखिए पूरा लिख देते हैं, ई बराबर क्या बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान यक्स, 2p अपान, यहाँ पर देखिए यक्स उसका होल स्क्वायर भी रहेगा, इसका होल स्क्वायर भी रहेगा, तो होल स्क्वायर रहेगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो एक कटेगा तो 3 बचेगा, यक्स क्यूब बचेगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है तो वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना हो गया, देखिए यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब, 2p अपान r क्यूब, ये हमारा क्या होगा, सूत्र का निगमन हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये उत्पत्ति करने के लिए बोलता है निगमन कीजिए सूत्र का, या इसके पहले हमने अच्छी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा था, अब निरक्षी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे दोस्तों। तो देखिए
एकदम सिंपल से एक वैद्युत द्विध्रुव पहले ले लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ माइनस क्यू रखा है, यहाँ प्लस क्यू रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसका मध्य बिंदु O है, ये यल होता है, हमने बताया था आपको यल होता है। तो यहाँ से देखिए इसके अक्षीय निरक्षीय रेखा में हम मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं। निरक्षीय रेखा है, अक्ष पर नहीं है दोस्त, निरक्ष पर है। अब इसको इससे मिला देते हैं। इसे मिला दिए हैं। अब देखिए इससे कारण ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ए ओ पी, इसी प्रकार बी ओ पी, दोनों एक समकोण त्रिभुज है। दोनों से हम देखिए पहले कर्ण निकाल लीजिए, एक कर्ण निकाल लीजिए, एक कर्ण बना, ये लंब, ये आधार, ठीक। तो ये कर्ण निकाल लीजिए। पहले कर्ण निकालेंगे कैसे, देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ओ ए का स्क्वायर। ए पी निकालना है और ओ ए के यहाँ से मान लीजिए यक्ष दूरी पर हमने कोई बिंदु, मध्य बिंदु से यक्ष दूरी पर कोई बिंदु P है। तो यक्ष है, ये दूरी यक्ष है, ये दूरी यल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्ष का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। यहाँ से ए पी का होल स्क्वायर बराबर इतना है। ए पी बराबर क्या हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का रूट। ये वर्ग इधर आएगा तो इधर रूट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से ए पी हो जाएगा इतना, कर्ण निकल गया। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ पी में तो इसे भी निकालेंगे तो बीपी कर्ण है, बीपी बराबर रूट में सेम वही आ गया, ये भी यक्ष है, ये भी यल है, तो सेम यक्ष स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर यही आएगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब फिर देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लीजिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए ये प्लस है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना बिंदु P पर। तो ये दूरी लेंगे, क्या होता है, E1 मान लीजिए 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। क्यू अपन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, क्यूब हो गया उनके बीच की दूरी। ए वाला बीपी क्या है, बीपी रूट में है यक्ष स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर है तो रूट भी है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान यक्ष स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। इतना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए इसे। फिर इसी प्रकार माइनस क्यूब आवेश के कारण बिंदु
पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण E2 ले लीजिए। E2 बराबर 1/4 पाई Q अपान, देखिए दूरी तो सेम है, दूरी दोनों में AP और BP दोनों सेम है। यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी से रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 पाई Q अपान यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इतना बचा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। और देखिए अब निकालिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ऐसे हो जाएगा। E1 कितना है, E1 देखिए यहाँ से E1 है 1/4 पाई Q अपान यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और प्लस E2 कितना है, इसमें से E1 प्लस E2 कॉमन ले ली, cos थीटा कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखिए हाँ पूरा पहले मान रख दीजिए, पहले 1 दोनों देखिए मान सेम है तो रख लीजिए 1/4 पाई Q अपान यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, cos थीटा हो गया प्लस 1/4 पाई Q अपान यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ से देखिए cos थीटा, ये भी यहाँ से A और A दोनों सेम है, कॉमन हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q अपान यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। फिर कोष्ट में cos थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ से cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा यानी 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा। अब यहाँ से देखिए cos थीटा निकाल लीजिए, इसमें से cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा। आधार कितना है, यल बटा के कर्ण कितना है, कर्ण है यही निकाले हैं ना, यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, रूट में यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा cos थीटा हो जाएगा। देखिए E बराबर 1/4 पाई Q अपान यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 2 cos थीटा की जगह पर इधर ही कर लेते हैं 1/4 पाई Q अपान यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और cos थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं वो अभी निकाले हैं 2 इंटू यल अपान रूट में यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इतना लिखने के बाद हाँ इतने का देखिए इसकी इतना सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, ठीक। अभी देखिए ऊपर हो गया 2QL, E बराबर क्या हो गया 1/4 पाई F(2QL) अपान पूरे के अपान में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, रूट रहता है 1/2 लिख देते हैं, दोनों के जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर में 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/4 पाई F(2QL) को हम क्या लिख सकते हैं P, विद्युत थ्रू आघूर्ण, ठीक। अब यल को निगलेक्ट कर देते हैं, यल यक्स की तुलना में बहुत छोटा है तो यल बराबर 0 ले लेते हैं, तो यक्स के स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या E बराबर 1/4 पाई F(P) अपान यक्स क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आई होप आप है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉस का प्रमेय नियम जो भी है सभी देखेंगे। देख लेते हैं दोस्त। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए कोई है, इसमें वैद्युत क्षेत्र ए मान लीजिए, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लीजिए, कोई भी काल्पनिक पृष्ठ, जैसे मान लीजिए यही मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ है, कोई माने है काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ वही काल्पनिक पृष्ठ है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है उससे पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं इससे पर जाएंगी। वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल रेखाएं जो जा रही हैं उसकी संख्याओं की माप है। जिस काल्पनिक पृष्ठ रखा है उसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स के कहलाती हैं। ठीक, यही इसका सूत्र कैसे होगा, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल। माना इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, ठीक, वैद्युत फ्लक्स माना इस पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए मान लीजिए, डी ए है, ठीक। तो वैद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई वैद्युत फ्लक्स वैद्युत है तो इसलिए फाई ई, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स से बी से यही प्रदर्शित करेंगे, ठीक। अदिश गुणन के बराबर होता है, किसके किसके, उस पृष्ठ के तथा वैद्युत क्षेत्र के। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इस पर ई है, और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए इंटू डी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका फाई ई बराबर, ये तो सदिश रूप, ये तो अदिश रूप है, इसे तोड़ेंगे डॉट प्रोडक्ट से, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, अदिश गुणनखंड है, अदिश गुणन ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर कितना, डी ए का मात्रक क्या हो जाएगा, डी ए क्षेत्रफल कोई भी हो उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक, मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगा एम एल 3t पावर माइनस टी की पावर -1, इसकी ये बीमा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, न्यूटन के mlt -2 होता है, कूलाम का at होता है, मीटर का यल होता है, यल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से करेंगे सॉल्व, आ जाएगा इतना। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र संबंधित गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय अथवा नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का माना फाई है, माना कुल वैद्युत फ्लक्स फाई है। तो मान लीजिए कोई गॉसियन पृष्ठ, मान लीजिए कोई गॉसियन पृष्ठ गोलाकार मान लीजिए,
गोलाकार। कोई गॉसियन पृष्ठ गोलाकार है तो उस पर प्लस क्यू बिंदु, उसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, उसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकल रही हैं, सभी जगह से निकलेंगी। तो एक छोटा सा पृष्ठ हम कट कर लेते हैं और उसका समाकलन कर लेंगे तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये कोई पृष्ठ मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल डी ए, माना एक पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल डी ए है। ठीक, तो फाई क्या होता है, अभी अभी हमने बताया, फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए। तो यहाँ से फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, अदिश राशि है कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर यहाँ से निकलेगा तो थीटा का मान कितना बनेगा, 90 है। थीटा का मान कितना बनेगा, 0 अंश। थीटा का मान 0 अंश, इधर ही विद्युत क्षेत्र है, इधर ही निकल रहा है तो थीटा का मान 0 अंश बनेगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस 0 अंश मान होता है 1 इंटू 1, इसे छोड़ देते हैं इतना। अब देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई, ये मान लीजिए छोटा पृष्ठ के कारण है तो डेल्टा कुल वैद्युत फ्लक्स के देखिए यहाँ से समाकलन कर दीजिए इसका, डेल्टा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अब देखिए यहाँ केवल डी ए का होगा, डेल्टा फाई छोटे से पृष्ठ का समाकलन करेंगे संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। फाई ई बराबर डी ए का समाकलन ई इंटू डी ए, ये समाकलन का चिन्ह है डी ए। अब जानते हैं दोस्त कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम डी ए की जगह समाकलन डी ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब ई का मान हमने आपको पहले ही बताया है, यहाँ से देखिए ई का मान रख दीजिए, फाई ई बराबर ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आर क्या माने हैं, इनका त्रिज्या मान लीजिए आर है, त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर काट दीजिए, 4 पाई से 4 पाई, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स गॉस का प्रमेय हो जाएगा, गॉस का प्रमेय यही होता है सूत्र दोस्तों। यहाँ से देख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ को गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स देखिए यही है, उस पृष्ठ गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन, उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ जो भी आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है कि नहीं है, इसलिए ये सिद्ध हुआ। ठीक, तो देखिए गॉस का नियम का अनुप्रयोग देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक, अनंत लंबाई का एक सीधा तार है कोई, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। माना एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार ये है,
आवेशित है प्लस धनावेशित है दोस्त, आवेशित है तो धनावेशित मान लेते हैं, धनावेशित है। इस पे एक गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए, गॉसियन पृष्ठ एक मान लीजिए, इधर इधर मान लीजिए, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। मान लीजिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, बेलन बनाने आता होगा सबको, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। देखिए ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इस पर हम 3 कोई क्षेत्र ले लेते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर एक DA क्षेत्रफल ले लेते हैं, DA, इधर भी ले लेते हैं DA, इधर भी ले लेते हैं, ठीक, DA। क्या हो गया है? अब देखिए DA जो हमने माना है, DA प्लस के वैद्युत प्लस का क्या होता है, फाई ई बराबर E इंटू DA कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए इधर देखेंगे तो क्षेत्र सेम है, क्षेत्र भी इधर है और इधर क्षेत्र लगेगा इसका वैद्युत क्षेत्र E, और इधर इसका बल लगेगा, इसके बीच कोण बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री कोण बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनेगा, ठीक। दोनों में 90 डिग्री, बाकी में 0 डिग्री। देखो फाई ई बराबर कॉस 90 डिग्री मान रख दीजिए, E इंटू DA कॉस 90 डिग्री, तो फाई ई बराबर E इंटू DA इंटू 0, कॉस बेंस का मान 0 होता है, फाई ई बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार, इसी प्रकार देखिए 0 वाला, देखिए फाई ई बराबर E इंटू DA कॉस 0 अंश हो जाएगा, कॉस 0 अंश का मान होता है 1, E फाई ई बराबर E इंटू DA इंटू 1, इतना आ जाएगा। फाई A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, ठीक। इसी प्रकार फाई 3 भी, फाई E3 बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 90 अंश है तो ये भी 0 हुआ। अब देखिए क्षेत्र अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, DA से होकर अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा दोस्त, E फाई ई बराबर फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, फाई E1, देखिए डी फाई 1, डी फाई ये सब डी हैं। देखिए डेल्टा थोड़ा थोड़ा पृष्ठ है तो डेल्टा मान लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सभी को लिख लीजिए। ये देखिए फाई E1 कितना है, 0 है, फाई E2 कितना है, फाई E2 कितना है, E इंटू DA प्लस फाई E3 कितना है, 0, डी फाई E बराबर E इंटू DA हो जाएगा। इसका संपूर्ण निकाल लीजिए, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अभी तो एक छोटे से पृष्ठ के कारण निकाल रहे थे, संपूर्ण निकाल दें, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के इसका समाकलन कर दीजिए, डी फाई ई बराबर समाकलन
ई इंटू डी ए। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा इक्वल फाई ई हो जाएगा बराबर ई निकल जाएगा बाहर इंटू डी ए। डी ए कितना होता है दोस्त? डी ए 2πr_l। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr_l। तो डी ए की जगह क्या लिखेंगे? 2πr_l। ई इंटू ई 2πr_l। अब ई का मान क्या होता है? ई का मान, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। और फिर गॉस के नियम से, गॉस का प्रमेय हमने पढ़ा है, तो उसमें गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर हमने पढ़ा था Q/ε0। गॉस का प्रमेय यही था, तो गॉस का प्रमेय यहाँ पर लगा दें। इसकी जगह पर हम क्या लिख दें? इतना लिख सकते हैं। अब देखिए एक आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? इधर देखें, आवेश का रेखीय घनत्व, क्या होता है? लेम्बडा। इसे लेम्बडा से प्रदर्शित करते हैं Q/L। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? लेम्बडा L ए हो जाएगा। देखिए अब फाई ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? Q। देखिए फाई, यहाँ से देखिए फाई ई बराबर Q की जगह लेम्बडा L/ε0 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 से तुलना कर दीजिए 2 का। इसे तुलना करेंगे दोनों में, तो फाई ई दोनों LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा? लेम्बडा L/ε0 ई। ये देखिए तुलना करेंगे, ई देखिए लेम्बडा L/ε0 बराबर ई इंटू 2πr_l दोनों समान हुआ। अब देखिए L से कट गया, अब बाकी कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई बराबर लेम्बडा अपन क्या हो जाएगा? F∼0 2πr इतना हो जाएगा। ई बराबर निकाल रहे हैं लेम्बडा अपन ई, इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, इतना आया समझ में? यही क्या है हमारा? यही है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।